गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स और चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इस पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या चीज। तो यहां पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार दी गई भाज्य संख्या को एक अद्वितीय ढंग या तरीके या रूप से बोल सकते हो, तरीके या रूप से अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि यह किस क्रम से आ रही है। गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या चीज। तो यहां पर अंकगणित जो आधारभूत प्रमेय है वो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से संबंधित थ्योरम है। तो यहां पर भाज्य संख्या को, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए, इस प्रमेय के अनुसार दी गई भाज्य संख्या जिसके हम गुणनखंड कर सकते हैं आगे, को एक अद्वितीय ढंग या तरीके से अभाज्य संख्याओं जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि ये किस क्रम में आ रही है। तो यहाँ पर संख्याओं को आगे पीछे लिखने से क्रम का मतलब होगा यहाँ पर गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो ये तो रही हमारी डेफिनेशन। और उदाहरण के लिए यहाँ पर हम समझते हैं उदाहरण। तो उदाहरण के रूप में मैं एक 44 एक भाज्य संख्या लेता हूँ। तो यहाँ पर 44 है वो एक भाज्य संख्या है। क्या है साथियों? भाज्य संख्या। अब मैं 44 के यहाँ पर गुणनखंड कर लेता हूं। तो यहां पर 44 के जो गुणनखंड बनते हैं वो साथियों यहां पे 2 × 2 × 11 बनते हैं। तो यहां पर हम क्रम और अद्वितीय को अगर समझना चाहे तो यहां पर मैं इस मान को 11 × 2 × 2 लिख लेता हूं। तो यहां पर फिर से जब मैं इसका गुणनफल करता हूं तो यहां पर संख्यात्मक रूप से कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर इन दोनों का मान ही वापस क्या आता है साथियों? 44 बनकर आता है। तो यहां पर ये गुणनखंड अद्वितीय है। गुणनखंड है वो क्या है? अद्वितीय है। क्या है साथियों? अद्वितीय होगा यहां पर। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो आपको समझ में आ गई होंगी और एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन है वो क्या दे सकते हैं? देखिए, यहां पर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर हम गुणनखंडित, क्या कह सकते हैं? गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के
आने वाले कर्म के बिना अद्वितीय होता है। क्या होता है साथियों? अद्वितीय होता है। और अद्वितीय का अर्थ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो परिणामी रूप से रिजल्ट है वो यहाँ पर इन दोनों का क्या है? सेम एक ही मान है। तो यहाँ पर उसके बाद में देखिए अगला जो टॉपिक है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, और इसको शॉर्ट में मैं से बोल सकते हैं, तथा लघुत्तम समापवर्ती, और इसको शॉर्ट में ले से बोल सकते हैं। इन दोनों के अंदर हमें संबंध बताना है। तो वो संबंध क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के में से तथा ले से, में से तथा ले से का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के क्या होता है साथियों? बराबर होता है। यहां पर हमारे पास जो दो संख्याएं दी हुई होंगी उन दोनों का में से और ले से, और उन दोनों के गुणनफल के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर हम व्यापक रूप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? वे दो संख्याएं, और यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं उसको मैं यहाँ पर स्मॉल a और b मान लेता हूँ। यहाँ पर पहली जो संख्या है उसको मैंने a नाम दिया है, और जो दूसरी संख्या है उसको स्मॉल b नाम दिया है। हो तो यहाँ पर आगे देखिए में से, और में से को यहाँ पर 80 भी बोल सकते हैं हम, इनटू ले से, और ले से को हम शॉर्ट के अंदर एलसीएम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? एलसीएम। और इन दोनों का मान है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या को हमने स्मॉल a माना है, इनटू दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को हमने क्या माना है? स्मॉल b माना है। इन दोनों का मान क्या होता है साथियों? बराबर होता है। यहाँ पर 80f इंटू एलसीएम बराबर a इंटू b बोल सकते हैं। और यहाँ पर इन चार मानों में से अगर एक मान को हम गायब कर दें तो यहाँ पर हम उस मान को निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी तीन मान दिए हुए हैं इन चारों में से, तो हम चौथा मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहली संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो? हमें पहली संख्या अगर निकालनी हो, और पहली संख्या का मतलब यहाँ पे स्मॉल a का मान अगर हमें यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पर 80f इंटू एलसीएम और बट्टा यहाँ पे b कर देंगे, या हम दूसरी संख्या बोल सकते हैं, दूसरी संख्या। इसी प्रकार यहाँ पर अगर एक कौन सा भी मान गायब है तो उस मान को हम यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बनती है साथियों। तो इस प्रकार हमने अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसका अध्ययन कर लिया है, और इन पे जो आधारित एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियोज़ के अंदर करेंगे। और देखिए मित्रों, हमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर संख्या दी गई है तो उसके गुणनखंड है वो करने आने चाहिए, और गुणनखंड हम तभी कर सकते हैं जब हमें जगता कि अगर नियम हमें ध्यान में है तो हम आसानी से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, या हम भाज्य संख्या के गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। भाजकता के नियमों का अगर पता है तो हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2 का नियम क्या होता है? अगर कोई भी संख्या दी गई है और उसका अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो वहां पर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। और 3 का नियम क्या होता है? उन संख्याओं का योग करके देख लीजिए, और योग के अंदर अगर 3 का भाग जाता है तो वहां पर पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। और 4 का नियम अगर अंतिम 2 संख्याओं के अंदर
इकाई और दहाई के अंदर पूरा पूरा अगर भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और 5 का नियम आपको पता ही है, अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो वहां पर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा साथियों। और 6 का नियम ये, अगर 2 और 3 दोनों का अगर भाग जाता है तो वहां पर 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। और 7 के भाग का नियम यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा और उसको हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। और 8 का अगर हम नियम देखना चाहें, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 संख्याओं के अंदर 8 का अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा साथियों। ऐसे इन नियमों को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम प्रत्येक भाज्य संख्या को आगे तोड़ सकते हैं और हमें तोड़ने में आसानी भी रहेगी इन नियमों की सहायता से। अगर आप प्रत्येक के अंदर भाग देकर देखोगे तो टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा